लिंक के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग जिन्हो को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास होता है और याद करता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ से वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो अगर उसके पास वो पोशन होगा तो शायद वो अपनी मॉम को भी ठीक कर पाएगा। जिन्हो अब कहते हैं कि उस पोशन को बनाने के लिए 3 आइटम्स लगेंगे और मेरे पास एक भी आइटम नहीं है, पर मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेंगे, उस कैसल के अंदर। लेकिन अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, अगर मैं अभी वहाँ पर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे और अपना लेवल बढ़ाना होगा और मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अगले सीन में जिन्हो यो से मिलने के लिए जाता है और उससे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे 19 सी रैंक रेड मिशन में जाने वाले ऑफर के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मिशन में सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे। तो यो कहते हैं लेकिन गेट के अंदर जाने के लिए हम लोग को कम से कम 8 लोगों की जरूरत होती है। तो जिनको कहते हैं कि बस ऐसे लोगों को ढूंढ लो जो कि नंबर्स बनाए, बिल्कुल वैसे जैसे हुआंग दोंग सुक करता था। ये सुनकर यो कहते हैं लेकिन ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। तो जिनको से कहते हैं कि ये तो बस तुम्हारा नजरिया है, जब तक हम लोग सेफ रहेंगे तो हम लोग 19 मिशन को बिना किसी इंजरी के कंप्लीट कर पाएंगे। एक ऐसी टीम जो कि 19 मिशन करने के बाद भी इंजर्ड नहीं होगी। तुम्हें लगता है ये एकदम अच्छा तरीका है कि तुम्हारे फादर तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे अगर ऐसी टीम बनी तो? ये सुनकर यो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो फिर करते हैं, बाकी टीम मेंबर्स और गेट को संभाल लूंगा। अगले सीन में हम लोग को चाको दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर ट्रेनिंग कर रही होती है। जैसे अब उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है वो अब जाकर बैठ जाती है और रेस्ट करने लगती है। तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अब कहती है कि जो कोई भी है सामने आओ, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर वो छुपा हुआ बंदा सामने आता है और कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हुआ कि आपको पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, आप सही में एक एस रैंक की हंटर हो। माफ करना, मैं बस सही समय ढूंढ रहा था आपसे बात करने का, आपकी ट्रेनिंग में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगले सीन में हम लोग को यो को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ अपनी गाड़ी में होता है। यो के फादर कहने लगते हैं कि गेट्स अपीयर हुए काफी समय हो गया है, तब से दुनिया काफी ज्यादा बदल गई है। समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, पॉलिटिक्स, हर चीज डंजन के साथ लिंक है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कॉमन पीपल के लिए वाइटल है, क्योंकि डंजन में से मिलने वाले रिसोर्सेज के बिना कुछ भी करना मुश्किल है। और डंजन में से वो जो कीमती रिसोर्सेज हैं उन्हें सिर्फ हंटर्स ही लेकर आ सकते हैं, और जो हंटर्स को मैनेज करता है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे हंटर एसोसिएशन कहा जाता है। अवेकन हंटर्स को हंटर एसोसिएशन क्लासिफाई करता है, उन्हें रजिस्टर करता है और अकॉर्डिंगली मैनेज करता है, और वो लोग हंटर्स को भेजते हैं गेट को संभालने के लिए। और जब डंजन ब्रेक होते हैं तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। पर अंत में एसोसिएशन बस एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो रिसोर्सेज ही काफी है ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए। पर जो ज्यादातर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है वो गिल्ड्स होती है। वो एक ऑपरेशन होती है जो कि हंटर्स के अराउंड होती है। गिल्ड को उन रिसोर्सेज से काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है जो कि डंजन में से मिलते हैं। उनमें से हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, फेंट गिल्ड, फेम गिल्ड, नाइट गिल्ड, 5 मेजर गिल्ड है कंट्री की। इन गिल्ड ने ही ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज को मोनोपलाइज कर रखा है, और मैं यहाँ पर ऐसे बैठ कर देख नहीं सकता हूँ और उन रिसोर्सेज को लोगों के लिए ज्यादा नेसेसरी भी नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि वो रिसोर्सेज बुरे लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं। उनकी जगह हम लोग होने चाहिए जो कि नेशन के डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उन्हें मैनेज करेंगे। इस पर्पस के लिए हम लोग को एक गिल्ड एस्टेब्लिश करनी होगी। वो सुनकर यो कहता है हाँ, पर अब अपने मन में कहता है कि मैं और मेरा भाई मिलकर एक गिल्ड चला रहे हैं और एस रैंक हंटर्स को हम लोग हेड हंट कर रहे हैं। इसका खतरा काफी ज्यादा है, लेकिन मेरा करंट सेल्फ। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग को जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर अपने डेली कस्ट को पूरा करता है। पर वो देखता है कि वो जो लिमिट है वो एक्सीड होनी बंद हो गई है। वो देखकर जिन्हो को लगता है इसका मतलब पिछली बार की तरह मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है जो कि मुझे पिछले सीक्रेट क्वेश्चन मिला था। जिन्हो अब कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं पिछली बार की तरह करूंगा तो मुझे डीमन कैसल की तरह कोई और आइटम मिल जाएगा। वो सोचने लगता है कि क्या रेगुलर रैंडम बॉक्स से भी की मिल सकती है, जैसे इंस्टेंट डंजन की। उसी चीज को जिन्हो अब ट्राई करता है और अब लूट बॉक्स को खोल के देखता है, पर उसके अंदर से उसे की नहीं मिलती है, बल्कि उसे एक बिंगो गेम मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। जिन्हो अब अपने स्टैट्स को देख रहा होता है और कहता है कि इस लेवल पर 3 एबिलिटी पॉइंट्स काफी नहीं है। मैं अपना लेवल जल्दी बढ़ाना चाहता हूँ, पर मुझे यो का वेट करना होगा जिसके साथ मैं सी रैंक के डंजन मिशन पर जा पाऊंगा। तभी जिन्हो को उसी पेनल्टी जोन के बारे में याद आता है कि वो उन सेंटीपीड्स को मार के भी तो लेवल अप कर सकता है। पर जिन्हो अब श्योर नहीं है कि उसे हराने पर उसे कोई पॉइंट्स मिलेंगे या फिर नहीं। फिर उसे हंटर एसोसिएशन से एक मैसेज आता है जो कि उसे डी रैंक के गेट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा है। वो देखकर जिन्हो कहता है कि ये टीम मिशन है, इसका मतलब मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, क्या मैं मना कर दूं? लेकिन चलो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर ही है। मेरे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है। अगले सीन में हम लोग सॉन्ग को देखते हैं जो कि कैंडो खेल रहा होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, और अब उसका एक स्टूडेंट उसे कहते हैं कि मैं अभी तक आपको नहीं हरा पा रहा हूँ मास्टर। तो सॉन्ग उसे कहते हैं कि मुझे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। तो उसका स्टूडेंट उसे कहते हैं कि मैं आपसे आपकी टॉप कंडीशन पर लड़ना चाहता था। ये सुनकर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम फिर से वही बात कर रहे हो, वो सब हुए काफी महीने हो गए हैं। तभी सॉन्ग देखता है कि उसे भी वही मिशन का मैसेज आता है जो कि जिन्हो को आया था। ये देखकर उसका स्टूडेंट सॉन्ग से कहते हैं कि आपने रिटायर होने का नहीं सोची है क्या? वो सुनकर सॉन्ग अब वही स्टैचू वाले डंजन की घटना को याद करता है और अपने स्टूडेंट से कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अब एक बूढ़ा आदमी हो गया हूँ और सिर्फ मेरा एक ही हाथ है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये सुनकर स्टूडेंट उसे कहते हैं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो सॉन्ग कहते हैं कि मैंने अपना हाथ खो दिया लेकिन फिर भी मैं सर्वाइव कर गया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मरने से पहले जितना हो सके मैं इस दुनिया के लिए करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लोग किम को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे एक न्यू रेड मिशन मिला है। वो सुनकर उसकी वाइफ उसे कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपको एक हंटर होने से अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये काम काफी डेंजरस है। पिछले मिशन के अंदर भी काफी ज्यादा लोग मारे गए थे और तुम भी मुश्किल से सर्वाइव कर पाए, है ना? ये सुनकर किम कहते हैं हाँ, लेकिन हमें हमारी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। चिंता मत करो, एसोसिएशन हम लो रैंक हंटर को खतरनाक डंजन्स में नहीं भेजेंगे। पिछली बार वाला मिशन तो बस एक एक्सेप्शन था। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है ठीक है, फिर अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो जाओ, लेकिन केयरफुल रहना। वहीं पर अब किम की बेटी किम से कहती है कि आप ताकतवर हो क्या? जिस पर किम उससे कहता
कहते हैं हाँ मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगले सीन में हम लोग बेक को देखते हैं जो कि गुस्से में चोय से कहते हैं कि तुमने मुझे फंसा दिया, तुमने मुझे पुश किया मीडिया इंटरव्यू के सामने जाने के लिए। पता है इंटरव्यू कितना बोरिंग होता है, वो जॉब तुम्हारी है लेकिन वो जॉब तुमने मुझे दे दी है ना। तो चोय कहते हैं लेकिन प्रेसिडेंट गो ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं पब्लिक को दिखाऊं हमारे ताकतवर हंटर्स के होनेस्ट कैरेक्टर को और उनके वर्क एटीट्यूड को। मुझे लगता है कि इस काम के लिए मैं परफेक्ट था। ये सुनकर बेक कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन चलो इस बात को छोड़ो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो चोय कहते हैं कि मैं तुम्हें रिसेंट इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। लगता है योजिन कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड बनाना चाहती है। तो बेक कहते हैं हाँ मुझे पता है, वो छुप के लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि उनकी गिल्ड ज्वाइन कर सके। मैंने तो ये भी सुना है कि वो मेरे गिल्ड के लोगों को अपनी गिल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर चोय कहते हैं अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो बेक कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे पता होगा इस सब के बारे में, बात घुमाना बंद करो, सीधा सीधा बोलो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अगले सीन में हम लोग जूही को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम उससे काफी रूड तरीके से बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे लोगों के लिए बर्डन हो, हंटर के तौर पर काम करने से तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगता क्या, तुम्हें घर वापस आकर हम लोग की घर पर मदद करानी चाहिए। ये सुनकर जूही काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मेरे डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो फोन को साइड में फेंक देती है और कॉल को कट करके डिप्रेस बैठ जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं दूसरों के लिए बर्डन हूँ। तभी उसे वो चीज याद आती है कि जिन्हों ट्रेनिंग करा था, वो याद करके वो कहती है चलो मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ी हो जाती है और अब उसके फोन में भी वही मिशन की रिक्वेस्ट आती है जो कि जिन्वू को आई थी। अगले सीन में चा को दिखाया जाता है जो कि चोय से मिलने के लिए जा रही होती है और वो बीच में बेक को देखती है, जिसके बाद चोय चा को देखकर कहता है कि क्या हुआ। चाओ से बताती है कि योजिन कंस्ट्रक्शन से कोई मुझे उनकी गिल्ड के अंदर इन्वाइट करने आया था, तो उस चीज की रिपोर्ट मैं आपको देने आई हूँ। लगता है वो लोग एक न्यू गिल्ड बना रहे हैं और मुझे गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं उस गिल्ड का। ये सुनकर चोय कहता है इसका मतलब तुमने उनके ऑफर को मना कर दिया, जिस पर चा कहती है हाँ मैंने तभी मना कर दिया था। ये सुनकर चोय काफी रिलीफ फील करता है और चा का शुक्रिया करता है। तभी चाओ से कहती है कि मैंने देखा कि बेक यहाँ से जा रहे थे, आखिर वो आपसे किस बारे में बात करने आए थे। इसके बाद हम लोग को बेक और चोय की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर चोय ने बेक से पूछा था कि जेजू आइलैंड के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। वो सुनकर बेक हैरान होता है और कहते हैं कि तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो चोय कहते हैं कि थर्ड रेड मिशन के बाद उस आइलैंड को ऑर्डर दिया गया था बंद करने का, मतलब वहाँ कोई नहीं जा सकता है और कभी कभार ही वहाँ पर पेट्रोलिंग करी जाती है, लेकिन बाहर ही वहाँ पर एनुअली मेमोरियल सर्विस भी होती है। लोग भूल चुके हैं उस आइलैंड के डर के बारे में, लेकिन भले ही गेट्स उनके डेली लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा जो कुछ भी उस आइलैंड पर हुआ था। फ्यूचर में जाकर मैं उस आइलैंड को जरूर कॉन्कर करूंगा। इसी रीजन की वजह से हम लोग डिवाइडेड नहीं हो सकते हैं, हम लोगों को एक साथ होना होगा और अपने नंबर्स बढ़ाने होंगे। ये सुनकर बेक कहता है इसका मतलब वो जो इंटरव्यूज थे और न्यू हंटर्स को मोटिवेशन देना था वो इसी काम के लिए था। तो चोय कहते हैं हाँ क्या तुम्हारे इरादे भी सेम नहीं है, उस आइलैंड के ऊपर तुम भी कुछ छोड़कर आ चुकी हो। ये सुनकर बेक ड्रिंक करते समय अपने दोस्त को याद करता है जो कि उस आइलैंड पर मॉन्स्टर्स के द्वारा मारा गया था और बेक उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। अगले सीन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे से कहता है कि मेरी मदद करो, उन लोगों को मार दो। जिसके बाद जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो जिन्हों से कहते हैं कि तुम तो छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो, तुम वो पर्सन होते थे जो कि हमेशा इंजर्ड होकर आते थे, लगता है इतनी सारी एक्सरसाइज करने से तुम ताकतवर बन गए हो। तो जिन्वू कहता है चाहे कुछ भी हो मैं अच्छा खासा कमाता रहा हूँ, क्या ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो जिन्हों से कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, जिस पर जिन्वू कहते हैं नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब जिन्वू वहाँ से चला जाता है। वहीं अब सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि मेरी अवेकनिंग कोई फिजिकल टाइप अवेकनिंग नहीं है, मेरी तलवारबाजी मैजिकल बीस्ट को हार्म नहीं कर सकती है। क्या किस्मत है मेरी, मैं पहले एक सोर्समैन हुआ करता था और अब मैं एक मेज के तौर पर अवेकन हो चुका हूँ। लगता है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। वो अब आगे जा ही रहा होता है, तभी उसे जिन्वू देखता है, जिसे देखकर वो कहता है क्या तुम जिन्वू हो। तो जिन्वू कहते हैं हाँ। ये सुनकर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम तो काफी बदल गए हो, मुझे नहीं मिला था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, तुम्हारा तो पैर भी वापस आ चुका है, ये कैसे। तो जिन्वू कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो मैंने देखा कि मेरा पैर नॉर्मल हो चुका है। वो सुनकर सॉन्ग कहता है लगता है कोई हाई लेवल का हीलर आ गया था जो कि तुम्हें रेस्क्यू कर गया, अच्छी बात है कि तुमने रिकवरी कर ली। तो जिन्वू कहता है हाँ मैंने तो कर ली, लेकिन आपका हाथ। तो सॉन्ग जिन्वू से कहते हैं कि मैंने अपने हाथों के ऊपर ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं होने दी, लेकिन कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैंने एसोसिएशन स्टाफ से सुना था कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें ऐसे फिर से देखकर मुझे काफी खुशी हुई। ये सुनकर जिन्वू से कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो सॉन्ग कहते हैं कि एसोसिएशन ने मुझे यहाँ पर समन किया है। तो जिन्वू से कहते हैं मुझे भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अब गेट के पास आ जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर वही लोग खड़े हैं जो कि उस स्टैचू वाले डंजन से बचकर बाहर निकल गए थे। उन्हें देखकर किम अपने मुंह को साइड कर लेता है। ये देखकर सॉन्ग कहते हैं कि किम जिन्वू से नजर नहीं मिला पा रहा है क्योंकि हम लोग उस डंजन के अंदर जिन्वू को अकेला छोड़कर भाग गए थे और किम ने तो मेरी गर्दन पर भी तलवार रखी थी, इसलिए शर्म के मारे वो हमसे आंखें नहीं मिला पा रहा है। लेकिन उस घटना के पांचों सर्वाइवर आज फिर से एक साथ आ गए हैं। वहीं पर अब जूही जिन्वू को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो काफी बदल गए हो, क्या ये तुम ही हो। तो जिन्वू कहते हैं हाँ। वहीं पर अब जिन्हों से कहती है कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ गई है, मैं पहले तुमसे मिलने आई थी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक कैदी बाहर निकलता है और वो जूही को देखकर कहता है कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की है, पर इसके साथ तो एक लड़का भी है। वो अब जूही से कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ आओ। तभी कैंग वहाँ पर आता है और वो उस बंदे से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मजे करने नहीं आए हो। वहीं पर इन तीन कैदियों को देखकर सॉन्ग कहने लगता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो एक लड़की सामने आती है और बताती है कि ये लोग सब्स्टिट्यूट प्रिजनर हैं जो कि तुम लोग को आज मिशन में ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर सॉन्ग कहते हैं क्या इस मिशन में क्रिमिनल्स हमारे साथ आएंगे। तो लड़की बताती है कि ये कैदी हंटर्स हैं, ये इस मिशन में पार्ट लेकर अपनी सजाओं को कम कराना चाहते हैं और आप लोगों को हार्म नहीं करेंगे। इस एरिया के अंदर हंटर्स की कमी है तो इन्हें लेना पड़ेगा, इसे प्लीज कोऑपरेट करना। ये सुनकर सॉन्ग कहते हैं कि तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लड़कियों से कहती है चिंता मत करो, हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम से कैंग भी तुम्हारे साथ आएगा, वो एक भी
रैंक का हंटर है। खतरे के समय पर वो आराम से 3 सी रैंक के प्रिजनर्स को संभाल सकता है, वो भी काफी आराम से। ये सुनकर जिनवू जूही से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो मैं इस मिशन में नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर जूही कहती है तो तुम्हारा क्या होगा, जिस पर जिनवू कहता है कि मैं तो मिशन में जाऊंगा। तो अब जूही कहती है कि मैं भी जाऊंगी। ये सुनकर जिनवू कहते हैं ठीक है फिर। जिसके साथ लोग उन कैदियों को देखते हैं जिनके हाथों से वो हैंडकफ निकाल दिए जाते हैं। वो अब कैंग से कहने लगते हैं कि हम लोग नौकर नहीं है, तो हमें इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो कैंग उनसे कहते हैं कि तुम लोग प्रिजनर्स हो, अगर तुमने कोई भी गलत मूव किया तो तुम्हें पता है कि तुम लोग के साथ क्या होगा। ये सुनकर सभी प्रिजनर्स अब हंसने लगते हैं। जिसका कैंग जाकर जिनवू और सॉन्ग से कहते हैं कि मेरा नाम कैंग है, इन प्रिजनर्स पर निगरानी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, तो चिंता मत करो। वैसे इस मिशन का लीडर कौन होगा। ये सुनकर सॉन्ग जिनवू से कहता है कि क्या कैप्टन मैं बन सकता हूँ। तो जिनवू कहते हैं ठीक है। ये सुनकर सॉन्ग अब उसके सामने झुक जाता है और कहते हैं शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन मेरी गलती की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो मेरी गलती है कि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जिनवू तुम्हारी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से 6 लोग सर्वाइव कर पाए। तो इन 5 लोगों की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं अपने तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। वो सुनकर जिनवू उसे कहते हैं कि अपना सर उठाओ। कोई बात नहीं। ये सुनकर सॉन्ग भी अपना सर उठा लेता है और किम से कहते हैं कि क्या मैं कैप्टन बन सकता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो किम उसे कहते हैं कि तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। वहीं पर हम लोग कैंग